नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर। स्वागत है आपका ईगल कॉन्सेप्ट बाय आकाश सर में। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस के मोस्ट रिपीटेड 25 पीवाईस क्यूज जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपवर्तन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है परावर्तन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विक्षेपण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है परिकीर्णन। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अपवर्तन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 2 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है, जो कुछ विशिष्ट पदार्थों को ही अंदर या बाहर आने-जाने देता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी में दिया हुआ है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लाज्मा झिल्ली और ऑप्शन डी में दिया हुआ है गोल्जी उपकरण। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है? कोशिका के अंदर जो है वो क्या है? विशिष्ट पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 3rd नंबर है यानी 3 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, भौतिकी में निम्नलिखित में से कौन से एक सदिश राशि का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दूरी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विस्थापन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चाल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो सदिश राशि है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी विस्थापन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 4 नंबर है। ये पूछ रहा है, जलीय कॉपर सल्फेट के लिए सॉरी क्या लिखा हुआ है? जलीय कॉपर सल्फेट के एक क्रिस्टल सूत्र में क्रिस्टलन के जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 7, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 10 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। कितने अणु होते हैं जल के? 5 होते हैं। ठीक है, अगर देखिए सबसे पहले अगर मान लिया कॉपर सल्फेट का जो विलयन है अगर उसको हम लोग समझे तो उसका सूत्र होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड 5H2O होता है। क्या होता है? 5H2O। तो H2O यानी क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं, किसका अनुसूत्र है? जल का। कितना किसका है? जल का है। तो यहाँ पे ये है कितना? 5 है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 5 सही हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 5 नंबर है। जब कोई तनु अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य पादपों के रूप में क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ केवल ऑक्सीजन गैस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लवण। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 6 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, मानव शरीर में पाए जाने वाला रक्त निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आंतरिक ऊतक। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। जितने भी ब्लड होते हैं वो कौन से ऊतक होते हैं? तो वो क्या हो जाएगा आंसर? संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर ऑप्शन ये बिल्कुल हमारा सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 7 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है 7 नंबर, क्या पूछ रहा है? सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बेलनाकार दर्पण। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 8 नंबर दिया हुआ है। पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कैल्शियम कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 को किस आवर्त और समूह में रखा गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आवर्त 3, ऑप्शन बी और क्या दिया हुआ है? समूह 2, ऑप्शन बी का क्या है? आवर्त 4 समूह 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आवर्त 4 समूह 1, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आवर्त 3 और समूह 1।
तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जो कैल्शियम है वो किस आवर्त में है? 4 आवर्त में है और उसका जो समूह है वो क्या है? 2 है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 9 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ जाता है, तो उस माध्यम में उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गतिज ऊर्जा घट जाती है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाता है। क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। जब भी कोई चीज को जब हम गर्म यानी तापमान बढ़ा देते हैं तो उसका क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 10 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, ब्रह्मांड में किन्हीं के दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के संदर्भ में स्थान बदलने पर किसका मान बदल जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पिंडों का द्रव्यमान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? बदल जाता है जब वो कोई स्थान बदलता है तो। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 11 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOL CaOL2 रासायनिक यौगिक को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? इसका ये जो रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है उसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं सर? ऑप्शन ए में दिया हुआ है धोने का सोडा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी में दिया हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है विरंजक चूर्ण। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है? इसका इंग्लिश वर्ड है ब्लीचिंग पाउडर, ज्यादा यही फेमस है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 12 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रकाश की किरणों को अपसारित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बाइफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके क्या करना है? अपसारित करना है। तो अवतल लेंस ही क्या करता है? अपसारित करता है प्रकाश की किरणों को, और उत्तल लेंस क्या करता है? अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है। ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना। अगला बार अगर पूछे कि अभिसारित कौन कौन सा लेंस करेगा तो वहां पे उत्तल लेंस टिक करना है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 13 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु का जड़त्व मुख्य रूप से किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है? मुख्य रूप से किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है किसी वस्तु के वेग पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वस्तु के संवेग पर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लगाए गए बल पर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? केवल द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ठीक है? उसका भौतिक राशि किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 14 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक उत्तरदायी है? क्या पूछ रहा है? जड़ों से खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाना है। ठीक है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जाइलम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्लोएम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दृढ़ ऊतक और ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्थूल कोण ऊतक। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? जाइलम। आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक हम पेड़ बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? ये हमारा पेड़ बन रहा है। ठीक है? ये हमारा पेड़ है। पेड़ के नीचे ये जो होता है ये जड़ होता है और इधर ये लीव्स वगैरह पत्ता वगैरह फूल वगैरह होता है। तो देखिए, जड़ से जब कोई चीज लेना हो तो जड़ से, अगर जड़ से कोई चीज लेना है तो जाइलम, जड़ से कोई चीज अगर लेना है तो जाइलम। तो यहाँ पे खनिज और जो जल लेता है पत्तियों तक वो किससे लेता है? जमीन से लेता है नहीं, मिट्टी से लेता है तो यानी जड़ से लेता है। तो जड़ जो लेता है उसका क्या हो जाएगा? उत्तक जाइलम हो जाएगा। अब बात रहा कि जब भोजन बन जाता है
पत्ती के पास, अब वो क्या करता है, नीचे पहुँचाता है जड़ तक। तो सबसे ऊपर जो होता है वो क्या बनता है हमारा? फूल बनता है ना, फूड बनता है। अगर फूल नहीं याद रहता है तो फूड बनता है। फूड जब बनता है तो क्या होता है, वो नीचे तक हो जाता है। तो यहाँ पे फूड आ रहा है तो फूड से हम लोग याद रखेंगे क्या? फ्लोएम। क्या याद रखेंगे? फ्लोएम। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो इस तरह से कोड करके अगर आप याद कीजिएगा ना, तो बहुत जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 15 नंबर है। पूछ रहा है कार्बन परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ हमेशा किस प्रकार के आबंध का निर्माण करता है? किस प्रकार के आबंध का निर्माण करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आयनिक आबंध, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हाइड्रोजन आबंध और ऑप्शन सी में दिया हुआ है सहसंयोजी आबंध और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में धात्विक आबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजी आबंध, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये ज्यादा लोगों को समझ में आता है कोवैलेंट बॉन्ड, बट ये सब चीज जो बोलिएगा संयोजी आबंध तो उसको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 16 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है जब कोई सक्रिय धातु किसी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस प्रमुख रूप से मुक्त होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है O2 गैस यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है CO2 गैस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्लोरीन गैस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 17 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है सॉरी, यहाँ पे 17 नंबर पूछ रहा है जब किसी वस्तु को भूमि के किसी निश्चित ऊंचाई पर ऊपर ले जाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 18 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा निर्माण एटीपी के रूप में करने के कारण किससे कोशिका का क्या है पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यहाँ पे मेन सवाल क्या है कि जो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा निर्माण करता है एटीपी फॉर्म में, ये कौन निर्माण करता है? उसका पावर हाउस कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है केंद्रक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राइबोसोम, ऑप्शन सी में दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लाइसोसोम। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही प्लांट्स का यानी प्लांट्स बोल रहे हैं सॉरी, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोई भी कोशिका या प्लांट हो या एनिमल हो, उसके कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 19 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। सही बात है, ध्वनि तरंगों की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, अब क्या है, ध्वनि की चाल का घटता हुआ सही क्रम कौन-सा है? घटता हुआ सही क्रम कौन-सा है? तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे ज़्यादा ठोस होगा, नहीं द्रव होगा, गलत। सबसे ज़्यादा द्रव में नहीं होता है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी में दिया है सबसे ज़्यादा ठोस में होगा, सही है। सबसे ज़्यादा द्रव है, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 20 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है? समांतर क्रम में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मिश्रित क्रम में और ऑप्शन डी में दिया हुआ है किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि इसकी जो प्रत्यास्था होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 21 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत होने पर
उसके अंदर उपस्थित शक्तिशाली पाचक एंजाइम अपनी एक ही अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है, अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है राइबोसोम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लवक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गोल्गी काय और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लाइसोसोम यानी आत्महत्या की थैली, आत्महत्या थैली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, लाइसोसोम का यहाँ पे आत्महत्या की थैली बोला जाता है इसको। तो ऐसा नहीं है कि ये इसमें आत्मा को मरता है, इसका काम है कि मान लीजिए कोई कोशिका जो है वो खराब हो गया, तो कोशिका के अंदर खराब हो गया तो ये अच्छा क्या होगा? तो यहाँ इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, तो ये लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम फट जाता है और इसको पूरा डेड कर देता है और इसको क्या करता है, जैसे हम लोग का रोइयाँ वगैरह निकलता है ना, चोया वगैरह, तो उस चोया के माध्यम से ये बाहर निकाल देता है। इसीलिए इसको जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये वास्तव में ये क्या करता है, हमारे बॉडी को सुरक्षित प्रदान करता है, मारता नहीं है, ठीक है? मरे हुए लोग को सही करने के लिए उसको पूरा खत्म कर देता है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पे हमारा 23 नंबर है, यहाँ पे पूछ रहा है यदि किसी विद्युत चालक के तार की लंबाई दोगुनी यानी दोगुना और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रतिरोध आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अब समझते हैं कि ये हमारा जो उत्तर है वो सही क्यों है? तो सबसे पहले समझिए जो प्रतिरोध का जो एक फ़ॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? P इंटू लंबाई बटे एरिया, P इंटू लंबाई बटे एरिया होता है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इस पे पुट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि चालक की तार की जो लंबाई है वो 2 गुना कर दिया जाता है, ठीक है? 2 गुना कर दिए हम लोग। पी को यहाँ पे ही रहने देते हैं, ठीक है? और फिर क्या किया, एरिया को हाफ कर दिया, एरिया को हम लोग हाफ कर दिए, ठीक है? अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4L/A। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है हमारा वो कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या हो गया, सही जवाब हो गया, ठीक है? कैसे आ गया ये समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हम लोग बात करें 24 नंबर, तो यहाँ पे पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में मेंडलीव का नियम क्या कहता है? मेंडलीव का नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर पर जाती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 50% ऊर्जा अगले स्तर पर जाती है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 100% ऊर्जा स्थानांतरित होती है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऊर्जा का प्रवाह चक्र क्या हुआ है, चक्राकर होता है, चक्राकर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्या? केवल 10% ऊर्जा स्तर पर जाती है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 25 नंबर जो लास्ट होगा इस वीडियो का, यहाँ पे दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्षारीय ऑक्साइड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है? तो यहाँ पर जो वीडियो है वो समाप्त हो गया हम लोग का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उसके साथ शेयर करें ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले कि जो बच्चों को हम सिखाना चाह रहे हैं वो कुछ सिखा पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सिखा पा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।